नवाचार और डिजाइन थिंकिंग टेलीविजन सीरीज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछला एपिसोड आईपीआर पर केंद्रित था और आज का हमारा एपिसोड डिफाइन स्ट्रेटेजीज पर आधारित है। और आज हमारे बीच चर्चा के लिए दो छात्र राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से कुमारी समृद्धि कक्षा 11, सागर कक्षा 12 मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर प्रदीप नेगी सर, जो इकोनॉमिक्स लेक्चरर बीएचईएल हरिद्वार हैं और साथ ही नेशनल अवार्डी टीचर हैं। साथ में मैं डॉक्टर अशोक कुमार बडोनी, लेक्चरर बायोलॉजी, जेएससी मंजाकोट चौरास, टिहरी गढ़वाल। सेशन को सुचारू रूप से जारी रखूंगा। तो नेगी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आज के सेशन की जो विशेषता है वो क्या है? तो धन्यवाद बडोनी जी। जैसा आप जानते हैं कि जो आज का हमारा सेशन है वो इस पे आधारित है कि हमारे देश में 10 लाख से अधिक जो हमारे छात्र हैं वो प्रत्येक वर्ष इंस्पायर अवार्ड में प्रतिभाग करते हैं, अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, उनमें से केवल 5 से 10% ही जो हमारे नवाचार होते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसका कारण ये है कि जो डिजाइन थिंकिंग जो प्रक्रिया है, जो ग्रास रूट लेवल पर जो समस्याएं होती हैं उसका वो सही ढंग से अवलोकन नहीं कर पाते। तो आज हम उसी बात पे यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रास रूट आखिर है क्या, कैसे हम उसको मतलब समझे प्रक्रिया को, समस्या को, कि उसका निदान हम इस प्रकार निकाले कि उससे मतलब जो भी समस्या है वो जड़ से समाप्त हो। ठीक है, तो उसका आज हम यहाँ पे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आपका दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या कोई समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमारा सबसे पहले उसमें दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो इसमें जैसे यहाँ पे दे रखा है इनोवेटर्स दे रखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रखा है, लर्नर दे रखा है, निर्णायक दे रखा है, जजर्स दे रखा है। तो मैं एक उदाहरण से आपको इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ कि सपोज जैसे आप देख चलते हैं रोड पे, तो वहां पे क्या होता है कि कहीं पे मेन होल होता है, छोड़ दिया जाता है, कभी कभी सीवर लाइन ओपन हो जाती है। तो कोई एक आदमी वहां से जा रहा था और वो उस गड्ढे में गिर गया। अब जब उस गड्ढे में गिर गया तो वो बाहर निकला, उसने उस समस्या को नहीं समझा कि गड्ढा का ढक्कन क्यों खुला हुआ है और ये क्यों ओपन हो रखा। उसने सीधा दो शब्द बोलने शुरू कर दिए कि सरकार ऐसी है, नगर पालिका ऐसी है जो गड्ढे मतलब यहाँ सीवर लाइन में ओपन छोड़ देती है और इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि क्यों ना मैं ही इसको ढक दूं या कुछ इस प्रकार करूं कि दूसरा ना गिर जाए। इसी प्रकार एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो आता है, वो भी उस समस्या को देखता है, वो वहां पे वो भी गिर जाता है उसमें। लेकिन वो जब बाहर निकलता है तो वो ये सोचता है कि अगर क्या पता कोई और इसमें ना गिर जाए, तो वो क्या करता है, उसको उस ढक्कन जो बाहर निकला हुआ था उसको ढक देता है। तो यहीं पे दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है कि जो इस प्रकार का दृष्टिकोण, जो पहले वाला व्यक्ति का जो दृष्टिकोण था, वो हम बोलेंगे कि एक विद्यार्थी या लर्नर का था, या हम बोलेंगे जैसे कोई निर्णायक या जजर था जिसने बना तो दिया, वो केवल जज करते हैं, वो ये बोल देते हैं कि हाँ भाई ये समस्या है और इसको नगर पालिका को बोल देते हैं कि इसको सॉल्व करो, इसको ये करो। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्वर है या समस्या का जो समाधान करता है, जो दूसरा वाला व्यक्ति था, उसने समस्या को समझा कि ढक्कन ओपन है, कोई भी इसमें गिर सकता है, तो उसने उस ढक्कन को ढक दिया। उससे क्या हुआ कि अब कोई व्यक्ति अगर वहां से जाएगा तो कम से कम वो गिरेगा नहीं। तो ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम किसी भी समस्या को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। ठीक है ना सर? इसी संदर्भ में समृद्धि, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो जो उसके लिए आपने कोई समस्या बनाई है, क्या उस समस्या को कभी आपने जो है डिफाइन किया है? हाँ जी, मैंने अपने प्रोजेक्ट में पहले इस पर ध्यान दिया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्यों काम नहीं कर रहा है। फिर इसको बदल कर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम ऐसा क्या करें अपने प्रोजेक्ट के साथ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को बेनिफिशियल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जब मैंने ये चीज़ बदली तो मुझे पता चला कि मेरे को बहुत सारे नए-नए तरीके देखने को मिले। बहुत बढ़िया। इसी क्रम को मैं आगे जारी रखते हुए सागर से पूछता हूँ कि उनके सामने भी कई समस्याएं आई होंगी, और उन समस्याओं को देखते हुए जब वो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे थे तो उस समय उनका दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ क्या? जी सर, पहले मैं सोच रहा था कि हम कक्षा में शोरगुल कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बदल कर ये करा कि हम कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण कैसे बनाए कर दिया। आगे हम फिर समस्या को आगे सॉल्व करते हैं, और एक स्लाइड के रूप में हम इस समस्या को और विश्लेषण करेंगे। जैसे आपने देखा कि समस्याएं क्या होती है और उसको कैसे हम रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रू ब्रॉड, सबसे पहले हम ज्यादा कोई समस्या को सॉल्व करने से पहले हम उसको एक ब्रॉड नेचर, मतलब पूरे दृष्टिकोण बड़ा करके हम उसको देखते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं किसानों के लिए, एक उदाहरण है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि वेबसाइट हम किस प्रकार बनाएं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ये एक टारगेट है कि हम वेबसाइट कैसे बनाएं। टू नैरो में हम फिर उसको थोड़ा कम करेंगे और ये सोचेंगे कि हमारी जो वेबसाइट बनेगी तो उसमें हम कैसे उसको आकर्षक बनाएं, उसमें कौन से विजुअल डालें, कौन सा एलिमेंट्स होता है वो डालें, ताकि लोग उसको ज्यादा देखें उस वेबसाइट से और कुछ सीखें। उसके बाद लास्ट में जब हम प्रोसेस करते हैं उसको और कम करते हुए, तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो टारगेट ग्रुप्स क्या है उसका, मतलब हम किसके लिए बना रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस प्रकार की वेबसाइट बनाए जो अपीलिंग हो, कस्टमर को फायदा दे। उस वेबसाइट के माध्यम से वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करे, खासकर किसानों के लिए। उसमें वेबसाइट में किसानों से संबंधित, भूमि से संबंधित जानकारी हो, फसल की जानकारी हो, रसायन और जो आप खाद वाद की जानकारी हो, साथ में मार्केट में क्या रेट चल रहा है, इस प्रकार की सारी जानकारी होंगी तो किसानों को उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो समृद्धि जी, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने कोई प्रॉब्लम अगर अपने प्रोजेक्ट में रखी है, तो क्या उसमें आपने 5 व्हाइस का इस्तेमाल उसमें किया है? हाँ जी, जब मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने 5 व्हायस वहाँ पे ट्राई किया था। क्योंकि जब मैंने बनाया तो मैंने ये सोचा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो विफल क्यों हुआ, वो क्यों काम नहीं किया। तो जब 5 बार व्हाय पूछने के बाद मुझे पता चला कि क्या हमारा जो उसमें निकला है, तो मुझे पता चला कि हमने जो डाटा था, डाटा को अच्छे से चेक नहीं किया। तो जिसकी वजह से हमारा वो विफल हो रहा था बार-बार। पर उसके बाद हमारा फिर वो काम करने लग गया। बहुत बढ़िया। आपने जो टेक्निक यूज़ करी है, शायद आपको पता नहीं है कि वर्ल्ड क्लास टेक्निक आपने उसमें इस्तेमाल करी है। 5 व्हाइस वर्ल्ड क्लास टेक्निक है। सागर से इसी पर्सन को दोबारा पूछूंगा कि सागर, आपने भी 5 वाइज की टेक्निक यूज करी होगी अपने प्रोजेक्ट कार्य में, और आपको उससे कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे 5 वेज़ के बारे में पता है। जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मुझे यह पता चला कि कक्षा में शोरगुल क्यों हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण यह था कि कक्षा में छात्रों को उनका नया टाइम टेबल अपडेट नहीं था। जैसे 5 वेज़ में हमें पता चला कि कक्षा में नया टाइम टेबल शेड्यूल पता ना होने के कारण वे अपने सब्जेक्ट की किताबें नहीं लेके आ रहे थे, जिस कारण वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे थे और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। और दूसरे 5 वेज़ में हमें पता चला कि उनका टाइम टेबल शेड्यूल पता ना होने के कारण वे कक्षा से बाहर घूम रहे थे, एक दूसरे से साथ बातें कर रहे थे, जिस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही थी और शोरगुल हो रहा था। बहुत बढ़िया। आपने जो टेक्निक यूज़ करी है वो वर्ल्ड क्लास टेक्निक है 5 व्हाइस की, और अब हम उसको आपके सामने बताएंगे कि किस तरह से 5 व्हाइस का हम इस्तेमाल करें। तो एक समस्या थी कि कोई पाइपलाइन थी, उसमें कोई पाइप लीकेज हो रहा था। तो उसको 5 व्हाइस में अगर आप देखें कि कैसे हम समस्या को रूट लेवल तक जो है उसको पहुँचे, हम कैसे पहुँचे। तो पहली बात थी कि पहले वो पाइप चेक ही नहीं किया गया कि वो प्रेशर सहन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये समस्या पहली थी। दूसरा वाई अगर हम देखें तो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो लीकेज कर रहा था, वहाँ पर जो है ये देखा ही नहीं गया कि वो उस प्रेशर को झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। अगर ये चेक किया होता तो शायद समस्या नहीं आती। तीसरा जो वाई है कि 2 हफ्ते पहले उसको चेंज किया गया था उस पाइप,
लेकिन ये नहीं देखा गया था कि ये प्रेशर, वाटर प्रेशर को सहन कर सकता है या नहीं कर सकता है। और चौथा वाई अगर हम देखें कि जो स्टैंडर्ड चेकिंग प्रोसेस थी उसको फॉलो नहीं किया गया था। अगर ये स्टैंडर्ड चेकिंग प्रोसेस फॉलो की जाती तो शायद पाइप लीकेज नहीं करता। और पांचवा भाई अगर हम देखें कि पूरी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि जिस आदमी ने वो पाइप चेंज करा था उसको उसके स्टैंडर्ड पता ही नहीं था कि इसमें एक चेकिंग स्टैंडर्ड भी होता है पाइप का। अगर उन प्रोसेस को उसका पता होता, उसको प्रोसेस ही पता नहीं थी। जब प्रोसेस ही पता नहीं थी तो पाइप जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाया और वो लीकेज रह गया उसमें। तो आप देख सकते हैं कि 5 वाइज का कितना बड़ा महत्व है, किस तरह से हम अपनी समस्या को उसके रूट लेवल तक जा करके ढूंढे उसको कि इस समस्या क्यों पैदा हुई। तो मैं समझता हूँ कि 5 वाइज जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हमें अपनी समस्या में फॉलो करना चाहिए। अब मैं अगला प्रश्न समृद्धि से करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी अपनी समस्याओं को सीमित करके देखा है? हाँ जी, जब मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पहले बहुत सारे मुद्दे लिए, पर जब मैं बहुत सारे मुद्दे ले रही थी तो ये हो रहा था कि एक मुद्दा लेने के बाद दूसरे पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है क्यों ना उसी को पकड़े और उसी को थोड़ा अच्छे से सबके सामने रखे और उसी पे काम करें। तो इससे बहुत मदद मिली मुझे। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। अब मैं सागर से भी एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपने एक ही मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है और इससे क्या आपका जो प्रोजेक्ट था, स्कूल प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, उस पे ध्यान केंद्रित करने में आपको कुछ मदद मिली? जी सर, मैंने अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान केंद्रित किया। इससे मुझे यह मदद मिली कि जैसे कि कक्षा में शोरगुल कम करने के लिए मैंने एक मतलब अपने इसमें सोचा कि क्यों ना हम कक्षा शुरू होने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन कार्यक्रम करें, जिससे कि कक्षा में शोरगुल में कमी आएगी और अनुशासन में वृद्धि होगी। तो ये मैंने इसमें ध्यान केंद्रित करा और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उसमें। सागर, आपने आंसर बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा आपका आइडिया था और ये आइडिया हर एक स्कूल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेडिएशन से क्या होता है कि ध्यान हमारा भटकता नहीं है, एक जगह हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि हमारा पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा और हम शोरगुल करने की बजाय अगर मेडिटेशन करेंगे, अगर हम दोबारा क्लास में मेडिटेशन करेंगे या असेंबली में भी हम 5 मिनट का ये वाला प्रोग्राम चलाएंगे तो इससे बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ होगा ध्यान केंद्रित करने में। हाँ, तो अब हम आगे जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हम उसमें चर्चा करते हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो हमारा ज्यादा विस्तृत ना होकर जो उसकी मुख्य समस्या होती है वहां पे केंद्रित रहे। तो जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे किसानों की समस्या है, तो कई प्रकार की समस्याएं किसानों के साथ कि उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो उनके पास गोदाम नहीं रहते, उनके पास कीमतों के बारे में पता नहीं होता कि मार्केट में कौन सी कीमतें इस समय प्रचलित हैं, बिचौलियों की समस्या रहती है, सिंचाई की समस्या रहती है, वेदर की समस्या रहती है कि कब कौन सा किस प्रकार का वेदर आ जाए और उनकी ये जितनी भी उपज है वो नष्ट हो जाए। तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम एक समस्या को लेके प्रोजेक्ट बना सकते हैं या उसका समाधान निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्लाइड में आप देख रहे हैं जैसे कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है गोदाम की। जो गोडाउन होता है इनका मतलब जहाँ पर ये अनाज रखते हैं, तो वो क्या होता है अधिकतर किसानों से बहुत दूर होते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अनाज मंडी में जाकर गोदाम होते हैं। तो वहां तक किसान अगर अपना अनाज ले जाते हैं तो उनका लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, यातायात के साधन नहीं होते हैं, बहुत गांव में आसपास रोडें खराब होती है। तो उससे क्या होता है कि वहां तक अनाज पहुंचा तो देते हो, लेकिन कहीं पर बहुत जगह पर अनाज जो गोदाम होते हैं वहां पर भी समस्याएं रहती हैं, चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं ओपन होते हैं जहाँ पे शटर की सुविधा नहीं होती, काफी सारा अनाज वेस्ट हो जाता है, जानवर चूहे आदि भी अनाज खा जाते हैं। तो इस समस्या का सबसे बेस्ट समाधान ये है कि क्यों ना गांव स्तर पे ही गोदाम का निर्माण किया जाए, ताकि जिससे किसानों को दूर ना जाना पड़े और कम से कम खर्च में नजदीकी गोदाम में अपना अनाज वो सुरक्षित रख सकते हैं।
तो इस प्रकार आप सीखेंगे कि समस्याओं को हम विस्तृत ना रखकर उसको एक केंद्रीकृत रखें और उसका जो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन हो ग्रास रूट लेवल पे उसको निकालने की कोशिश करें। तो अगला प्रश्न मैं समृद्धि से करना चाहूँगा। समृद्धि, जब आप प्रोजेक्ट निर्माण करती हैं, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि पहले आप किस समस्या को हल करना पसंद करेंगे? हाँ जी, ऐसा मैंने बहुत बार सोचा। तो जब मैं प्रोजेक्ट बना रही थी तो पहले मैंने लिस्ट तैयार की कि क्या-क्या प्रॉब्लम वहाँ पर होगी और फिर मैंने उन लिस्ट में से उन चीज़ों को सेलेक्ट किया जो कि सारे लोगों को ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो। और इससे मतलब जब मैंने चयन किया इन प्रॉब्लम्स का कि कौन-सा हमको देखना चाहिए, तो इससे मतलब ये पता चला कि जो प्रोजेक्ट है ये और ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। तो इन्हीं चीज़ों पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो सर, आप भी अब सागर जी सागर से पूछूंगा कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है उसका चयन आप कैसे करते हैं? मैं आमतौर पर उस समस्या को चुनता हूँ जिसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रभाव अधिक होता है। जैसे कि हमारे स्कूल कैंपस में प्लास्टिक का उपयोग करने पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, जिसका हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सर उसमें गंदगी बढ़ती है, सर उसमें पानी इकट्ठा होता है, जिस वजह से सर उसमें डेंगू, मलेरिया होने के चांसेस बढ़ते हैं सर, क्योंकि उसमें सर डेंगू, मलेरिया वाले मच्छर सर उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे यहाँ बीमारियाँ फैलती है, जिससे हमें बहुत नुकसान पड़ता है। बहुत अच्छा बोला। तो इसी बात को हम जो है एक इमेज के माध्यम से देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने जो हमारे प्रश्न हैं, हमारी जो समस्या है, उसको हम एक प्रायोरिटी के हिसाब से, जो एक मैट्रिक्स जो बनेगा उसके हिसाब से हम समस्या को अपनी समझ सकते हैं कि कैसे हम पहले कौन सी समस्या हम सबसे पहले हल करना पसंद करेंगे। तो आप देख रहे हैं इमेज में कि यहाँ पर एक कोविड की एक समस्या है, जो अभी कोविड काल जो था उस समय हमने देखा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने क्या चीज़ रखी। सबसे पहले जो है आप, क्योंकि टीका तो बना नहीं था, उसकी जो सॉल्यूशन था वो टीका था, लेकिन पहले जो प्रायोरिटी में रखा गया था वो लॉकडाउन रखा गया, लॉकडाउन किया गया पूरा। सेकेंड प्रायोरिटी हमने रखी उसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन, वो हमारी सेकेंड प्रायोरिटी थी। थर्ड प्रायोरिटी में हमने, अब चूंकि मास्क पहन के हम काम करने लग गए, अपने ऑफिस जाने लग गए या अपने रोजमर्रा के कार्य करने लग गए, उसके बावजूद हमने जो तीसरी जो प्रायोरिटी हमारी थी, उस प्रायोरिटी में हमने जो चीज रखी वो थी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपनी समस्या को हल करना प्रारंभ कर सकते हैं और अंतिम जो हमारा जो एलिमिनेशन, जहाँ पर समस्या हमारी समाप्त हो रही है, वहाँ पर टीका आ गया था। तो इस तरह से हमने प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी समस्या को सुलझाया। तो हमें जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि कैसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, थर्ड प्रायोरिटी हमारी क्या होगी और फोर्थ में क्या होगा। तो हमारे एक जो सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। तो इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो मैं समझता हूँ हमारी समस्या का समाधान आसानी से और अच्छी तरह से हो सकता है। तो आप सागर से मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आपने अपने प्रोजेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स हुआ है? हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल किया है सर। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने देखा स्कूल के प्रोग्राम के रिसाइकलिंग प्रोग्राम में शिक्षकों और छात्रों की राय समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जिससे मुझे यह पता चला कि बच्चों को इसकी प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है। तो इसे मैंने और स्पष्ट किया और यह जानने की कोशिश करी कि अपने दिमाग में मतलब मैप बनाया कि इसको हम कैसे और अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक समझ आए और इसका और अधिक लाभ हो। बहुत सही। मैं इसी प्रश्न को समृद्धि से पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने नवाचार में पॉइंट ऑफ व्यू मैप का कभी इस्तेमाल किया है और उपयोगकर्ताओं को इससे क्या फ़ायदा हुआ है? हाँ जी, जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा सबके सामने कि मेरे साथ जैसे क्या हुआ था जब हम जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर हेयर पिन बैंड होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है स्पीड में आने की वजह से वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ जिसके बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना इसको कम करने के लिए या फिर लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दें तो कुछ किया जाए।
तो मैंने इन चीज़ों को देखते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें रखना चाहिए अपने पास। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, उससे आप इसको और अधिक रूप से समझ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग काम करने जाते हैं और 30-30, 4-4 घंटे का रास्ता होता है या 80-90 किलोमीटर तक जाते हैं। और क्या करते हैं लोग, अपनी अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं इतनी दूर। उसमें क्या होता है कि पेट्रोल का भी खर्चा होता है, पोल्यूशन भी होता है और ट्रैफिक जैम भी होता है। तो इन सारी समस्याओं का दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सोल्यूशन बना सकते हैं कि भाई जिसके पास कार है तो वो क्या करेगा कि वो ये मतलब अपने आसपास व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुप बनाकर जानकारी ले सकता है कि भाई कौन उस एरिया में सर्विस करता है या वहां जाता है। तो उसमें क्या होगा कि एक हफ्ते में जैसे कोई आदमी 4 दिन जा रहा है, 5 दिन जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस अपनी कार में कम से कम 5-6 लोगों को ले जा सकता है। उससे क्या होगा कि लोगों का जो मंथली खर्चा होता है पेट्रोल पे वो बचेगा, ठीक है, आने जाने में सुविधा होगी और समय पे पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो हमारा एक्सपेंसिव है वो हमारा कम हो जाएगा। ट्रैफिक जैम से भी हमें आज़ादी मिलेगी। जो अलग अलग 4-5 कारें जाएंगी उसकी जगह अगर एक कार का इस्तेमाल करेंगे तो खर्चे के साथ साथ हमारा मतलब समय भी बचेगा। और जैसे बहुत लोगों ने आजकल आसपास के लोगों ने एक ऐप का इस्तेमाल किया है, ब्लाब्ला नाम का ऐप है, उसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा ऐप है। उससे अगर कोई दिल्ली जा रहा है या कहीं जा रहा है, अगर वो जाता है कि मैं अकेला क्यों जाऊं, अपने साथ 2-3 को ले जाऊं, तो वो ले जा सकता है उसको। तो इससे एक्सपेंसिव कम हो जाता है और एक फ्रेंडशिप भी बनती है और कार्य योजना भी अच्छी बनती है उसके साथ साथ। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके सामने एक इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट का दृश्य आपके सामने है, जिसमें कुछ लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं और कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ लोग हाथ में प्लेट लेकर के खड़े हैं। कुछ लोगों का खाना तो समाप्त हो चुका है लेकिन वो बातचीत में व्यस्त हैं और दूसरे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम बैठें। तो इस समस्या का अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो ये आपने देखा जो यूजर हैं वो कौन है, जो लोग जो है कैफेटेरिया को यूज कर रहे हैं। उनकी आवश्यकता क्या है कि वो जो कैफेटेरिया एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसको कैसे वो चाहते हैं कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। तो इसके लिए जो है कि जितनी भी भीड़ कैफेटेरिया में लगी है वहां पर चूंकि लिमिटेड लोगों को बैठने की जगह है, तो अगर इसको हम समस्या के लिए ऐप बना दें, ऐप के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ऐप हो जिसमें कैफेटेरिया में जो लोग खाना खाने जाते हैं वो अपने को रजिस्टर कर दें और वो अपनी पूरी डिटेल उनके पास है कि टाइम डाल दिया उन्होंने, किस समय वो उपलब्ध होंगे, तो उनके फोन में एक मैसेज आ जाए कि भाई आपके लिए जो है इस समय उपयुक्त समय है, आप कैफेटेरिया में आ जाइए। फिर वो अनावश्यक भीड़ लगने से वहां पर बच जाएगी। तो इस तरह की जो टेक्निक है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम अगर इस तरह के ऐप बना लें या जो हमारे बच्चे हैं वो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग का जो स्टेप है कि डिफाइन स्ट्रेटेजीज, उसको हम बेहतर ढंग से जो है समझ सकते हैं। तो अभी हमने जितनी भी डिफाइन स्ट्रेटेजीज पर चर्चा करी है, अगर इस सारी जो चर्चा का जो निचोड़ है वो ये है कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में भी आती हैं और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा इस बात को कि आप भी डिज़ाइन थिंकिंग के इन स्टेप्स को अपने डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। आप हर जगह देखें कि आपकी जो समस्या है, हम पहले समस्या के रूट में जाएं कि समस्या क्यों पैदा हुई है और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर हम अपनी समस्या का
समाधान करते हैं तो हमारी समस्या आसानी से हल हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि डिज़ाइन थिंकिंग के इन स्टेप्स को अपने डेली लाइफ में, अपनी समस्याओं को हल करने में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद।